अमित कि हमारे शरीर में करीब 230 हार्मोन्स होते हैं, 230 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है। लेकिन अगर हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो शरीर में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि एक समस्या है पीसीओडी, जो महिलाओं में आम देखी जाती है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हेलो डॉक्टर में आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू पुरी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं डायरेक्टर प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर जया चावला का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी, डॉक्टर RMN अस्पताल, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर जया, आप इसे शुरू करते हैं। कौन कौन से केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं? क्या PCOD आज बहुत कॉमन मेडिकल कंडीशन है? जी, केसेस जो आते हैं ज़्यादातर यंग लेडीज़ के आते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग ऑफ विथ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। सो 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप मानिए ज़्यादा आते हैं, 20s में बहुत ज़्यादा आते हैं, 30s में भी आते हैं। और उसके बाद जब मेनोपॉज की तरफ जाती है ये बीमारी तो थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ वगैरह कम हो जाती हैं और उसका जो नेचर ऑफ प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है जो नॉर्मल आते हैं उससे। तो हम धीरे धीरे करके इन सारे फेजेस की बात कर सकते हैं। ओके जी डॉक्टर मंजू, क्या कारण है कि हार्मोन्स में इस तरीके के बदलाव आ जाते हैं और फिर हम PCOD या PCOS जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं? सो इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। सो बेसिकली जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है या पनप रहा होता है, तो आई थिंक उसी टाइम पे कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जो फर्दर मैनिफेस्ट करते हैं लेटर लाइफ में। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत सारे लोगों में होता है, परंतु आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो बच्चे जब क्लास 10 to 12 में आते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, वो सब पढ़ाई में वो होते हैं, तो उस टाइम पे उनका वजन बढ़ जाता है। सो ये इस डिजीज़ को मैनिफेस्ट कर देता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर मंजू ने बताया कि हमें अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त रखना है, वेट बिल्कुल ठीक रखना है, तब हम PCOD PCOS से बच सकते हैं। यदि इस विषय पर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर जया, इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट की बात करें, आपको लगता है इस बात पर बल देना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी एक मेडिकल कंडीशन है? एब्सोल्युटली। हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ रिमोट कंट्रोल्ड है। तो हम AC से लेकर के आज तक तो स्मार्ट होम्स हैं, हम बोलते हैं चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा हिलना जो है वो प्रैक्टिकली साइंटिफिक वर्ल्ड ने निष्क्रिय कर दिया है। हम हिलना चाहते ही नहीं है किसी भी बात के लिए, एंड दैट इज व्हाट इज गिविंग राइज टू दिस। पर जब आप कहते हैं हिलना नहीं चाहते, तो मूवमेंट तो बॉयज गर्ल्स दोनों नहीं कर रहे, तो PCOD क्योंकि इसमें ओवरी आता है, क्या ये महिलाओं से संबंधित है, ओवरी इसका ओरिजिन है, या फिर इसके इक्विवेलेंट मेल को भी प्रॉब्लम होगी? नहीं, मेल में भी प्रॉब्लम होंगे, पर जो ये स्पेसिफिक है ये ओवरी से रिलेटेड है। सो इट इज़ मोर टू डू विद फीमेल हार्मोन्स, एंड गर्ल्स में ये मैनिफेस्ट करता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो गए और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो गया। सो ओबेसिटी से शुरू होता है, और ये नहीं कि सारे ओबीस बच्चों में ही ऐसा होता है, परंतु जो ये लीन PCOS भी होता है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, पर मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं उनमें ये मैनिफेस्ट करता है इन चीज़ों के साथ। सो इट इज़ अ वेरी ट्रबलसम डिजीज, बिकॉज फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्नी हो जाते हैं, और फिर मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं होता है, फिर इसके साथ थोड़े मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात की, और फिर लेटर लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं? हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं जी। और PCOD का जो मेन आप कार्डिनल अगर फीचर देखें तो वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो फीडबैक लूप को ये समझ आ रहा है कि इंसुलिन नहीं है, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे जाएगा। और जैसा मैडम ने कहा, ओबेसिटी इज़ one of the very cardinal features which is related to this. So कुल मिलाकर के एक विशियस सर्कल है। पहले ओबेसिटी हो रही है, उसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है, और फिर वो एक चक्र की तरह एक दूसरे को पोटेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो दिस इज द प्रॉब्लम, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चल के मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाएगी, विच मीन्स डायबिटीज हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर रिस्क
बढ़ता चला जाएगा। हम यंग एज में आजकल इतना ज़्यादा कार्डियक कंप्लेंट्स देख रहे हैं, सडन डेथ्स देख रहे हैं, वो सब कुछ इस बात का मैनिफेस्टेशन है कि कहीं अंडरलाइंग अनडायग्नोस्ड बीमारियां हैं तो जो हमें पता नहीं। डायग्नोसिस के लिए जैसा आपने कहा डॉक्टर मंजू, एक तो है कि क्लिनिकली कि अगर जिस महिला को पीसीओडी की कंप्लेंट है उसमें आपने कहा शरीर पे बाल दिखेंगे या एक्ने, कब है कि आप कहेंगे कि अल्ट्रासाउंड करा लो? जब हमारे पास कोई भी बच्चा आता है, आमतौर पे वो हमारे पास या तो ये फिजिकल चेंजेस जो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ और एक्नी, और या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ आते हैं। सो दैट इज द टाइम व्हेन वी गेट अ अल्ट्रासाउंड डन. It is not that every child has to get an ultrasound done. Okay. So these are the children where we would ask for ultrasound, and on ultrasound we find ovaries which are enlarged और उनमें multiple cyst होते हैं, and that is how we diagnose. ओके अब क्योंकि ओवरी में सिस्ट है तो क्या ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा, और कितने चांसेस होते हैं कि जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है या जिसने अभी तक ट्रीटमेंट शुरू कराया ही नहीं है उसको ये सब झेलना पड़ सकता है? देखिए, इनफर्टिलिटी डेफिनेटली एक मेजर एस्पेक्ट है इसके प्रेजेंटेशन का, विच मीन्स कि टाइम पे ओव्यूलेशन होना हर महीने ज़रूरी है ओके फॉर अस टू बी एबल टू हैव अ पेशेंट कंसीव। तो उसके अंदर जब ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, एनोव्यूलेशन इस बीमारी का एक प्रेजेंटेशन है, तो अंडा निकलेगा नहीं हर महीने अगर ओवरी में से, तो उसके फर्टिलाइज होने के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे। Okay. तो इन लेडीज़ में ये दिक्कत आती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी। Okay. बाकी वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो ज़िंदगी भर चलता है, उसको पूरी तरह से हील कर पाना संभव ना भी हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके और कुछ हमारी तरफ से फार्माकोलॉजिकली कुछ दवाइयों के साथ उसको जगल करके हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मतलब इसमें ये समझा जाए कि अपने हार्मोन्स का टेस्ट भी हमें कराते रहना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली फीमेल्स की हम बात करें कि जैसे वो पुबर्टी एज में आती हैं तो उनको इस तरीके के टेस्ट कराते रहने चाहिए? नहीं, इट्स अबाउट दिस कि आपके पास प्रेजेंटिंग फीचर क्या है। Okay. क्योंकि दुनिया का हर इंसान, जैसा मैडम ने कहा, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, सो सबके साथ नहीं होगा। Okay. तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक्ने के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं या आपके शरीर पे कहीं ऐसी जगह बाल हैं जहाँ नॉर्मली नहीं पाए जाने चाहिए, तो नॉर्मली हमारे पास इन्हीं प्रेजेंटेशंस के साथ आती हैं जो भी गर्ल्स आती हैं, और उसके बाद बिकॉज दैट इज एन इंसाइटिंग फैक्टर विच इज पुलिंग देम अवे फ्रॉम द रेस्ट, दूसरों से कुछ तो अलग है जिसकी वजह से हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। Right. तो आगे चल के हम उनके जो भी रेलेवेंट मेडिकली इंडिकेटेड टेस्ट हैं वो कराएंगे। लेकिन Okay. जैसे सबको आपने नहीं करना। बताया था डॉक्टर इसमें मंजू, एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो रूटीन स्क्रीनिंग है उसकी आवश्यकता नहीं है। Okay. हाँ, जैसा आप पूछ रहे हैं, तो रूटीन स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है। हम फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स पे इंपॉर्टेंस देते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। Okay. अगर मदर में वो हिस्ट्री है या फैमिली में बाकी जो फीमेल मेंबर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम है, या मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच वुड बी इंडिकेटिंग दैट द चिल्ड्रन ऑफ दैट फैमिली कैन हैव दिस प्रॉब्लम। लेकिन जैसे आपने Okay. पीरियड्स की बात की थी, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट बिग सिम्टम, तो अगर वो कितने डिले हों कि आप उसे डिलेड मानते हैं? सो बेसिकली हर किसी का अपना पैटर्न सेट होता है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि 24 टू 35 डेज के अंदर आपको पीरियड्स साइक्लिकली आने चाहिए। सो अगर इसमें नॉर्मली इसमें पैटर्न होता है कि वो डिले होते हैं। ओके सो अगर वो डिलेड आते हैं, डिलेड 45-50 days, या that could be PCOD. सो इसका भी थोड़ा टाइम रेंज का डिफरेंस होता है। यंगर गर्ल्स में 45 डेज तक भी हम नॉर्मल मान लेते अच्छा। हैं, बिकॉज फर्स्ट 2 to 3 इयर्स जब पीरियड शुरू होते हैं दे आर इरेगुलर पर से। Okay. सो नॉर्मली ये मैनिफेस्ट करता है 17 to 19 इयर्स, थोड़ा लेट एडोलेसेंस में। Okay. सो जब आपका एक साइकिल का पैटर्न सेट हो जाता है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ये बच्चे मेरे पास आते हैं कि आपके लिए ये वेकअप कॉल है। सो डोंट थिंक यू हैव अ डिजीज, सो यू ऑलवेज हैव अ कोर्स करेक्शन। सो आपको जल्दी से वेकअप कॉल आ गया, सो इसलिए दिस इज गॉड सेंट। डॉक्टर साहब, पीसीओडी को डिजीज बोलें कि मेडिकल कंडीशन बोलें? I think you would call it a medical condition okay. because it is modifiable. Okay. That is what it is, and it is I'm saying complications can be prevented. Okay. ओके Provided you get into line, and it is not the child alone which has to make changes. Normally a family problem hota hai. You Okay. find obesity in the family, you find hypertension in the family, you find diabetes in the family. So अकेला बच्चा नहीं, वो 3-legged race होना पड़ता है. So everyone should get in. राइट that आपने line, भी yeah. पीरियड्स की बात की, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब पीरियड से किसी के डिले हो गए, लेकिन किसी के साथ होता है कि ब्लीडिंग जो है किसी की बहुत हैवी है, किसी की बहुत लाइट है, एंड देन अगेन बोला जाता है नॉर्मली 5 days ब्लीडिंग होती है, लेकिन किसी किसी को 2 days 3 days का हो रहा है। तो क्या ये सभी सिम्टम्स के रूप में देखे जाएंगे, इनको उसमें काउंट जब करें हो पीसीओडी? सकते हैं,
जैसे डिले इज अ मैनिफेस्टेशन, कभी कभी स्कैंटी पीरियड्स भी इसका एक मैनिफेस्टेशन है। ओके। तो हमारे पास जो लेडीज आती हैं वो जब उनको लगता है कि जो नॉर्मल मैं अपनी फ्रेंड्स में देख रही हूँ, फैमिली में देख रही हूँ, वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। ओके। सो दैट इज वेयर दे कम इन। और इसमें से कोई भी मैनिफेस्टेशन आए, या जैसा मैम ने कहा डायबिटीज का अगर फैमिली हिस्ट्री है, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बालों का झड़ना, हम पीसीओडी को एसोसिएट करते हैं हिर्सुटिज्म से कि बालों की ओवरग्रोथ हो रही है, हाइपरट्राइकोसिस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मेल पार्टन बैलेंस भी हो रही है, सर के बाल झड़ भी रहे हैं। अब आप देखिए आज के टाइम में तो शायद सारी दुनिया के ही बालों के साथ प्रॉब्लम है। Exactly. तो ये भी एक प्रेजेंटिंग फीचर हो सकता है जिसके साथ वो लेडी आपको अप्रोच जी। करे। ओके। इस समय एक कॉलर है हमारे साथ, डॉक्टर प्रदीप साहू। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रदीप, सवाल पूछिए। अच्छा, हाँ मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। गुड मॉर्निंग। गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीसीओडी में फैमिली हिस्ट्री का कितना रोल रहता है, कितना रोल प्ले करती है पीसीओडी। दूसरा ये कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसका पीसीओडी से क्या लेना देना। तीसरा ये कि जो स्क्रीन टाइम होता है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देने में लड़कियों में पीसीओडी की क्या संभावनाएं बनती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो बेसिकली आई हैव ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री का फुल इसमें रोल रहता है, क्योंकि अगर फैमिली में हाइपरटेंशन रन कर रही है, डायबिटीज़ रन कर रही है, ओबेसिटी रन कर रही है, तो बच्चे जो उस फैमिली के होते हैं उनमें भी पीसीओडी होने का, पीसीओएस होने का चांस होता है। दूसरा स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करें तो स्क्रीन टाइम के मायने कि आप बैठे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, तो अगर आप में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो मैनिफेस्टेशन होगा अगर आपका वजन बढ़ेगा। और तीसरी क्या Pollution. बात, हाँ, पॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई थिंक वो हर चीज़ में आजकल हम सोचते हैं कि उसका रोल है, ऑल्दो ये कोई वेल डिफाइंड इसका कोई हमें अभी एविडेंस ऐसा नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि पॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हेल्थ के लिए जी, अच्छा and of नहीं course they also say it is not that obesity and diabetes runs in the family, it is that nobody runs in the family. लेकिन एक और परसेप्शन है डॉक्टर जया कि अगर मान लो पीसीओडी आ गया, चाहे वो एक्ने हो, बाल हो या अल्ट्रासाउंड, तो महिला को लगता है अब मुझे सर्जिकली ओवरी रिमूव करनी पड़ेगी। ये सच है? एक्चुअली क्या होता है जब वो सिस्ट बोलते हैं ना, अब किसी से भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जाहिर है वो बोलेगा ओवरी में सिस्ट है, लेबैन की भाषा में यही बताया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट लेडी इमेजिन्स इज कि मेरे को एक रसौली हो गई है, मतलब कि मैं कैंसर के दरवाजे पे या तो खड़ी हूँ या तो आगे चली गई हूँ, मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया, मतलब कि मेरे बॉडी से ये सिस्ट जितना जल्दी हो सके इसको निकाल दिया जाना चाहिए। तो वो आते हैं ऐसे अप्रीहेंशंस के साथ, बट सर्जरी का कोई रोल नहीं है। पीसीओडी में ऐसी रसौली नहीं बन रही है जिसको सर्जिकली रिमूव करना पड़े। ओके। मैलिग्नेंसी का भी, ओवरी की मैलिग्नेंसी से कोई बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं मिला है हमको अपने साइंटिफिक एविडेंस में, तो ये मिथ हम यहाँ से बस्ट करना चाहेंगे कि आप इसकी चिंता ना करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। कंचन जी, अगर किसी को ये सिम्टम्स ना हो, जैसे आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ या इरेगुलर पीरियड्स, तो क्या फिर भी ऐसे किसी यंगस्टर को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर मंजू। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक जब आपके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप रीअश्योर्ड हैं कि आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं। सो रेगुलर पीरियड्स इज अ बिग रीअश्योरेंस दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर बॉडी आर फंक्शनिंग वेल। So that means your brain, your thyroid, your pituitary, उसमें hypothalamus, pituitary, thyroid, ovaries, adrenals. So a lot of organs are functioning well. You should feel happy that you're having your periods every month. Okay. But Kanchan ji, hope your question got answered. Yeah, thank you. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बट डॉक्टर मंजू, ये पीसीओडी तो समझ में आया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अब इसी के साथ पीसीओएस भी आता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दोनों सेम हैं अलग हैं? So basically it is polycystic ovarian syndrome because it is syndromic because multi organ dysfunction होता है। तो इसलिए अगर हम polycystic ovarian disease कहते हैं वो केवल ovaries की enlargement है। Okay. That's an older concept. Okay. So now we call it a syndrome which is got lot of manifestation and lot of organs are involved. ओके, तो डॉक्टर यहाँ पे मेनोपॉज का क्या रोल रहता है? देखिए ऐसा होता है कि जो कार्डिनल चीज़ हमने बोला, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला, ओबेसिटी बोला, उसके साथ में एक चीज़ जुड़ती है हार्मोन्स की, जैसे आपने बात की ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन फीमेल्स का हार्मोन है। ओके। इसकी बहुतायत होती है पीसीओएस में। तो हमारी कुछ ऐसी मैलिग्नेंसीज होती हैं, कैंसर्स होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन एक्सिस के साथ जुड़े हुए रहते हैं।
Okay. तो जो यूट्राइन कैंसर जिसको हम बोलते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग है उसका कैंसर है, हमारी भाषा में उसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोला जाएगा। Okay. वो उसका इंसिडेंस इसमें बढ़ता है Okay. क्योंकि ईस्ट्रोजन एक्सेस है। ईस्ट्रोजन ना सिर्फ ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है, पर वो जो आपका ओबेसिटी वाला पार्ट है पेरिफेरली भी ईस्ट्रोजन बन रहा है, मल्टीपल साइट्स से बन रहा है। Okay. और कॉरेस्पॉन्डिंगली एनोवुलेशन की वजह से प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर था वो कम हो रहा है। मतलब वो जो हार्मोन्स जो प्रोटेक्ट करते हैं वो कम हो रहे हैं, उनका लेवल डाउन जा रहा है। और अगर वो लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, तो भी यही समस्या आएगी। जिन लेडीज के अंदर हमने पिल्स दी होती हैं, आई वांट टू अगेन से दिस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, कि ओसी पिल्स जो हम खाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम देते हैं, उनका एक प्रोटेक्टिव रोल होता है। ओके। तो ये चीज़ हम बहुत बार बताना भूल जाते हैं क्योंकि लेडीज हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं, हम उन्हें ये एम्फसाइज करना चाहते हैं कि बच्चे नहीं होंगे, लेकिन उसके बहुत सारे नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी हैं, जिनमें से एक ये है कि कैंसर का इंसिडेंस उसमें कम होता है। इस समय दिल्ली से नीरू जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मेरी बेटी को पीरियड होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, तो क्या उसका भी कुछ लेना देना पीसीओडी से? और एज क्या है आपकी बेटी की? अभी 22 हो गई, ओके डॉक्टर साहब। लेकिन उसको 18 से ही पेन होता है, मतलब जब भी होता है तो उसको सेकंड और थर्ड डे बहुत पेन होता है। जी। सो बेसिकली जो पेन होता है वो भी वेरिएबल होता है सब बच्चों में और गर्ल्स में अलग अलग, और उसका पेन परसेप्शन भी अलग अलग होता है। सो नॉर्मली जो पेन है वो हम ओवुलेटरी साइकिल्स का एक मैनिफेस्टेशन मानते हैं, अगर वो आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं करे। पहले के 2-3 साल जब पीरियड शुरू होते हैं तो पेन नहीं होता है, उसके बाद थोड़ा सा पेन शुरू होता है। सो अगर वो पेन बहुत ज़्यादा है और प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, देन इट इज़ वरीसम, देन इट मीन्स दैट यू नीड टू काइंड ऑफ कंसल्ट अ डॉक्टर। बट ये पीसीओएस का जो है फीचर नहीं है। ओके, पर कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि जब वो पीरियड्स आते हैं, पेन बेयर नहीं कर पाते और वो पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं और आदत बन जाती है, तो क्या इसका भी असर हो सकता है और ये सिंड्रोम या ये डिजीज हो सकती है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो पेन किलर्स है, अगर आप नॉर्मल पेन किलर्स पैरासीटामोल वगैरह ले रहे हैं, इनकी आदत नहीं होती है। तो अगर आपको पेन होता है तो प्लीज टेक पैरासीटामोल, देयर इज नो हार्म इन दैट फॉर 1 or 2 days, राइट? सो और इसका पीसीओएस से कोई लेना देना जी, तो हमने ये तो जाना कि 18 to 35-40 जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें महिला को पीसीओडी हो सकता है, लेकिन फिर इसका असर क्या ताउम्र, अगर कोई महिला जिसको पीसीओडी हुआ था वो 50 की हो गई, 60 की हो गई, ओल्ड एज में भी असर होता है? देखिए, हमने बात करी डायबिटीज़ की, हमने बात करी हाइपरटेंशन की, हमने बात करी ओबेसिटी की। ये सारी जो डिजीजेस हैं, इनका असर जो हम कहते थे कि वैसे बहुत बुढ़ापे में जाके ये डिजीजेस शुरू होंगी, इन महिलाओं में वो यंग एज में भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन की संभावना भी कुछ हद तक बढ़ जाएगी। तो ऑफ कोर्स उनका जो असर है इस बीमारी के हार्मोनल डिसरेगुलेशन का, वो एक पूरी जिंदगी पर पड़ रहा है। सिर्फ उसका नेचर फर्क है। जब यंग एज है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, एक्ने हो रहा है, हिर्सुटिज्म हो रहा है। जब वो से मेनोपॉज की तरफ जाएंगी तो एक्ने हिर्सुटिज्म थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, कार्डियक डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसलिए हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ प्रिवेंशन जाएगा। पे बल दे रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, क्योर पे आप दवाई देते हैं, क्या दवाई का भी रोल है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ साथ? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे जो फाउंडेशन है वो है, और उसके ऊपर जैसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जिन लोगों को हिर्सुटिज्म वगैरह है तो उनको हम हार्मोनल बैलेंस बनाने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे डॉक्टर जिया ने बताया, सो हम यंग गर्ल्स को भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे शुरू करते हैं। और जैसे इनफर्टिलिटी हुआ तो हमारे पास अंडा बनाने के लिए दवाएं होती हैं, ओवुलेशन इंडक्शन, तो हम वो देते हैं। और उसके बाद जो स्क्रीनिंग की बात आप मेरे से पहले पूछ रहे थे, वो स्क्रीनिंग पार्ट आता है जब ये एज थोड़ी बढ़ने लगती है। तो रेगुलरली इनको विजिलेंट रहना पड़ता है कि ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ता है, और दे हैव टू बी विजिलेंट कि इनका बीएमआई नॉर्मल रहे। और जो कैंसर, जो यूट्रस का कैंसर, अगर कभी भी मेनोपॉज के बाद इनको ब्लीडिंग हो, दे हैव टू बी वेरी अवेयर दैट दे कुड बी हैविंग यूट्राइन कैंसर। डॉक्टर साहब, देहरादून उत्तराखंड चलते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। जी सर, मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, उसकी उम्र भी 23 साल है जी। तो उसको जैसे लड़कियां होती हैं नॉर्मल, ऐसे वो हुई थी, उसको डेट आई थी जैसे लड़कियों को आज 14-15 साल की उम्र में। हेलो जी जी,
तो लेकिन पर उसको अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसको बिल्कुल आना बंद हो गया। मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ओके, जी, पीरियड्स डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। पीरियड्स नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, डिले होने के कारणों में पीसीओ भी होता है, लेकिन पीरियड्स नहीं आने का एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद हम इसको सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं, और इसके कारणों को हमको डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है, स्टार्टिंग विद अ प्रेगनेंसी टेस्ट बेसिक, चाहे हम वो सभी में करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक अनमैरिड है तो नहीं, वो एक हमारे वर्कअप का पार्ट है। फिर उसके बाद में हमें थायराइड फंक्शन असेस करना पड़ेगा, हमें पिट्यूटरी का फंक्शन देखना है, प्रोलैक्टिन असेस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही कॉमन कारण है, अगर वैसा कुछ हो जाए तभी भी उसका एक मैनिफेस्टेशन पीरियड्स का बंद हो जाना हो सकता है, तो वो असेस करना पड़ेगा। और उसके अलावा पीसीओ के लिए जो हार्मोनल डिसबैलेंस है उसके ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे। एक अल्ट्रासाउंड से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कहीं कोई ओवेरियन मैस पड़ा हो, कोई और मैनिफेस्टेशन उसका होने की बजाय ये मैनिफेस्टेशन हो रहा हो, तो उसकी बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अलग हैं, कारण बहुत सारे हैं। एक डॉक्टर से मिलना अच्छा जरूरी है कि रहेगा। जैसे ही हम कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स हमारी बॉडी देना शुरू कर दे तो हम तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट जी, करें। आपने कहा एक डॉक्टर से मिलना है। आज कार्यक्रम में हमने 2 डॉक्टर से मिले हैं, दोनों बहुत सीनियर ऑब्स एंड गायनी डॉक्टर। आशा है कि हम लोग प्रिवेंशन पर बल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जय आपका, डॉक्टर मंजू आपका। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच।